बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है इनकोडर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनकोडर क्या है, 2 to 1 लाइन इनकोडर क्या होता है, कैसे बनता है, 4 to 2 लाइन इनकोडर कैसे बनेगा, 8 to 3 लाइन इनकोडर कैसे बनेगा और एप्लीकेशंस ऑफ इनकोडर्स क्या हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो में हमारे पास सबसे पहले है कि इनकोडर क्या है। तो इनकोडर में हमारे पास उसने बताया हुआ है कि इनकोडर जो है एक कम्बिनेशनल सर्किट है बेसिकली, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशंस को इनकोड करने के लिए। और ये हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n इनपुट लाइंस लेगा और हमें n आउटपुट्स देगा। ठीक है, मींस कि अगर हम जो है वो 2 रेज़ टू पावर ले रहा है, ये हमारे पास से 2 जो है ना वो नंबर्स जो है वो ले रहा है इनपुट्स के, तो ये आउटपुट हमें कितनी देगा, सॉरी ये हमें इनपुट्स यहाँ पे ले रहा है 2 रेज़ टू पावर 2 4। ठीक है, और ये आउटपुट हमें कितनी दे रहा है 2। ठीक है, ये हमने n नंबर जो है वो हमें आउटपुट देनी है इसने, तो एक्चुअल में हमें ये 2 आउटपुट्स जो हैं वो दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो है इसने करना क्या होता है, ये हमारा जो डाटा होता है उसको लेता है, n इनपुट लाइंस को लेता है और लेने के बाद उसको इनकोड कर देता है। और मोस्टली ये डाटा को कंप्रेस वगैरह करने के लिए भी जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ब्लॉक डायग्राम जो है वो जर्नल ये है, जिसमें 2 रेज़ टू पावर n इनपुट उसने यहाँ पे इनपुट ले रहा है और उनको जो है वो प्रोसेस करने के बाद हमें n आउटपुट्स जो है वो रिजल्ट्स दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 2 to 1 लाइन इनकोडर आता है। तो 2 to 1 लाइन इनकोडर जो है उसके अंदर सबसे सिंपलेस्ट ये इनकोडर है पड़ा, और इसमें ये क्या करता है 2 इनपुट्स लेता है और 1 आउटपुट हमें रिटर्न करता है। तो ब्लॉक डायग्राम इसकी सिंपल ये है कि 2 इनपुट्स इसने यहाँ पे लिए हैं और उनको प्रोसेस करने के बाद इसने हमें जो है वो 1 आउटपुट यहाँ पे रिटर्न कर दी है। तो इसमें इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, ट्रूथ टेबल जो है वो बनाने के लिए सिंपल हम जो आउटपुट के लिए जर्नल हमारा जो तरीक़ाकार होता है कि हमारा अगर पहला कॉलम है 2 रेज़ टू पावर 1 तो उसमें हर एक के बाद 1 का चेंज आएगा। तो हमने 0 1 जो है वो ले लिया x के अंदर आउटपुट, और यहाँ पे इनपुट जो है वो आप D0 इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे D0 लिख लें, या आप मतलब ये तरतीब भी ठीक है। तो D1 D0 हमने यहाँ पे ले लिए। अब देखें इसमें जो है वो जब हम इस चीज़ को हम देखेंगे, यहाँ पे ये जो नंबर D0 आ रहा है, D1 आ रहा है, इस चीज़ को देखते हुए हम यहाँ पे जो है ना वो इसको लेके चलेंगे। अगर 0 है तो इसको 1 कर देंगे D0 को। ठीक है, एक टाइम के अंदर जो है वो यहाँ से सिर्फ एक इनपुट जो है उसको हमने एक्टिव करना है। ठीक है, सिर्फ एक इनपुट एक्टिव होगी। तो जब हमारे पास x1 है तो यहाँ से D1 जो है ये हमारा जो है वो एक्टिव होगा। बेसिकली हम पहले लेते तो इनपुट होते हैं, लेकिन हम इसको याद रखने के पर्पज़ के लिए हम जो है वो कुछ इस तरह से इसको लेके चल रहे हैं। तो इसमें जो है वो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं आगे। इसका जो ये सारे टेबल्स के अंदर ये डायगोनल बनेगा सब जो हमारी इनपुट्स होंगी उनके लिए। तो उसके अंदर हम फर्दर देखते हैं कि किस तरह से ये जो है ये काम करेगा। तो इसमें हमारे पास जो है वो सर्किट इसका कैसे बनेगा। तो सर्किट बनाने के लिए इसमें हमने देखना है कि वो पोजीशन जहाँ पे आउटपुट 1 है हमने उसको सिर्फ कंसीडर करना है। तो आउटपुट x जो है वो 1 है, यहाँ पे हमें 1 जो है वो आउटपुट मिलनी चाहिए। तो 1 आउटपुट के लिए हमारे पास जो है वो 1 यहाँ पे आ रही है, तो इसके सामने जो इनपुट्स हैं उनको हम कंसीडर करेंगे। तो उसमें देखें D1 जो है वो नॉर्मल फॉर्म में था, उसको हमने वैसे ले लिया D1 को यहाँ पे। ठीक है, और D0 जो था ये हमारे पास था 0, तो उसका हमने जो है वो उसके ऊपर इन्वर्टर लगा के उसका कम्प्लीमेंट ले लिया। तो यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड किया, इसको 1, और यहाँ पे हमने इसको 0 दिया है। तो इसका 0 क्या बन गया, 1 है, तो हमें आउटपुट क्या मिल गया है 1। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा जो है वो सर्किट था। और सर्किट सिर्फ वहाँ पे हमने मतलब उन चीज़ों को आउटपुट्स को कंसीडर करना है जहाँ पे हमारे पास 1 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4 to 2 लाइन
इनकोडर 429 इनकोडर के लिए हमें 4 हमारे पास इनपुट्स हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि वो हमारे पास Y0 से Y3 आप नाम कोई भी रख सकते हैं, डी रख लें, वाई रख लें, वटेवर जो आपका दिल करता है। उसके बाद जो है वो हमने इनपुट्स के लिए आउटपुट्स के लिए हमने लिए A0 और A1। उसकी ब्लॉक डायग्राम हमारे पास सिंपल जो है वो कुछ इस तरह से होगी कि हम 4 इनपुट्स दे रहे हैं और उनको प्रोसेस करने के बाद वो हमें 2 आउटपुट्स प्रोवाइड कर रहा है। ट्रुथ टेबल इसका कैसे बनेगा, यहाँ से वही मैंने जैसे प्रीवियस जो टेबल था 2 to 1 लाइन वाला, उसमें मैंने बताया था कि डायगोनल में रिजल्ट्स हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये देखें डायगोनल बन रहा है मेरे पास, ठीक है। तो इस डायगोनल में देखें मैंने बताया था कि उसमें भी कि आप जो इसकी पोजीशन है वो कोई भी रख सकते हैं। Y0 इधर से ले लें या आप Y0 यहाँ पे लिख लें, उसके कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इधर से लेंगे तो आपके पास इस तरह से डायगोनल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप किस साइड को जो है ना वो बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अब इसके बाद जो है वो हमने देखना है कि ये बना कैसे रहा है उसको। तो उसके बनाने के लिए वो सबसे पहले उसने क्या किया है कि जैसे मैंने बताया था कि अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो के लिए हम इसको वन कर देंगे तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, वन। ये ज़ीरो ज़ीरो होगा तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा आउटपुट में, ठीक है। अब इसमें Y1 है तो Y1 में जो है इस पोजीशन को हम 1 कर देंगे, मतलब एक डायगोनल बना लेंगे। अगर आपको इस तरह से थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इस साइड को पहले जनरेट कर लें। इस साइड को जब आप जनरेट कर लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। इस साइड को जनरेट करने के लिए हम क्या करते होते हैं, हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम है तो 2 हम 1 रखेंगे, 2 और ये रखते होते हैं हम 2 रखते होते हैं और ये 2 हम 1 रखते होते हैं। तो 2 इज़ इक्वल टू 1 होता है, तो इट्स मीन हमने हर एक के बाद चेंज करना है। और ये हम 2 रखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होता है, 2। तो इसमें हर 2 बिट के बाद चेंज आना होता है। देखिए यहाँ 1 बिट के बाद चेंज आ रहा है, 1 बिट के बाद चेंज आ रहा है, 1 के बाद और फिर 1 के बाद। यहाँ पे 2 के बाद चेंज आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है, 2 आ गए और उसके बाद फिर 2 के बाद चेंज आया है यहाँ पे। तो हर 2 के बाद चेंज आ रहा है। तो हमने ये आउटपुट जो है इसको सिंपल ऐसे ही जनरेट करना है। इसको हमने इनपुट के अकॉर्डिंग फ़िलहाल नहीं देखना, हमने इनपुट को कंसीडर नहीं करना, ठीक है। तो इसको जब हम मतलब लेके चलेंगे फर्दर आगे तो करेंगे हम क्या कि हम जो है आउटपुट्स हमने जनरेट कर ली हैं। आउटपुट्स जनरेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इनपुट्स जो हैं वो लेके चलते हैं। इनपुट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक तो सिंपल सा आपके पास मेथड ये है कि आप डायगोनल ही बस याद रख लें कि इसके लिए जो है वो हमारे पास डायगोनल बनेगा। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा ये देखें कि हमारे पास इस कोड को देखें, इस कोड के ज़रिए देखें, आप चेक करें कि 0 हमारा मतलब ये 0 का कोड है, ठीक है। बाइनरी कोड किस चीज़ का है, ये 0 का। तो Y0 इस नंबर के लिए 0 नंबर के लिए यहाँ पे 1 कर दें। ये 01 कोड बाइनरी में किसका होता है, 1 का। तो इस 1 के लिए Y1 के लिए इस यहाँ पे 1 कर दें। ये कोड जो है ये 2 का होता है, तो आप जो है वो Y2 यहाँ पे 2 जो है लिखा हुआ है, 2 के लिए यहाँ पे 1 कर दें, ठीक है। उसके बाद ये कोड जो है वो हमारे पास 3 का है, तो 3 के लिए जो है वो Y3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 3 के सामने इसके सामने यहाँ पे 1 कर दें, ठीक है। तो ये सिंपल सा मतलब आपको याद रखने का तरीका है। अगर डायगोनल के हिसाब से आप याद नहीं रखना चाह रहे और आपको ये आउटपुट कन्फ्यूजन पैदा कर रही है तो आउटपुट सिंपल, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़िलहाल हम आउटपुट सेपरेटली डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके बाद हम जो है वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आगे इसके हमने ट्रूथ टेबल बनाना सीख लिया। अब इसके बाद जो है वो ट्रूथ टेबल से हमने एक्सप्रेशंस कैसे जनरेट करने हैं। एक्सप्रेशन जनरेट करने के लिए हम देखेंगे, हम सबसे पहले हमने Y1 के लिए एक्सप्रेशन जो है वो बनाया है। तो A1 के लिए एक्सप्रेशन बनाया, तो A1 कहाँ जो है वो 1 है, कहाँ एक्टिव पोजीशन पे है। तो इन 2 जगह पे A1 की वैल्यू जो है वो 1 थी। और ये A1 के सामने हम देखेंगे कहाँ पे 1 है, तो ये 1 यहाँ पे आया, तो इसमें किसकी वजह से था, ये Y2 की वजह से। और यहाँ पे किस वजह से था, Y3 की वजह से। तो हमने यहाँ पे Y3 + Y2 लिख लिया। आप इसको आगे पीछे भी यहाँ पे Y2 + Y3 भी लिख सकते हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन इसका वो हम बनाएंगे A0 के लिए। तो A0 देखें कहाँ पे एक्टिव आ रहा है, 1 यहाँ पे हमारे पास है और इस पोजीशन के ऊपर है। तो इसके सामने हम देखेंगे कि ये कौन सी पोजीशन बन रही है, Y3 के लिए। ये Y3 एक्टिव था, तो ठीक है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे कि Y1 एक्टिव है, तो Y1 प्लस लिख लेंगे।
तो इसमें जो है वो हम जब इसके सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो सर्किट डिज़ाइन करते हैं हम और गेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके एक्सप्रेशंस के दरमियान मतलब जो मल्टीप्लिकेशन कहीं पे भी नहीं हो रही बल्कि एडिशन हो रहा है। जब एडिशन हो रहा होता है तो हम और गेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हम सर्किट बनाते हैं। तो सर्किट में देखें कि हमने जो है वो A1 हमें कब आउटपुट मिल रही है। A1 जब हमारे पास Y3 और Y2 इनपुट थे, तो Y3 और Y2 इनपुट ले लिए हमने यहाँ से, तो हमारे पास Y1 आ गया। अब आप इसको इसके साथ अटैच करना चाहें तो ठीक है, आप सिंपल, नहीं तो यहाँ से भी Y3 दोबारा लिख के आप इसको इसकी इनपुट ले सकते हैं। लेकिन वो हमने डिज़ाइन किया हुआ था तो इसलिए हमने उसको वहाँ से अटैच कर दिया कि ये Y3 इनपुट आ रही है, क्योंकि इसके अंदर भी वो इन्वॉल्व है। A0 कब हमें मिलेगा, जब हमारे पास Y3 और Y1 एक्टिव होगा। Y3 और Y1 एक्टिव था तो हमारे पास A0 आ गया। तो जितने भी एक्सप्रेशन होंगे उनको सिंपली हम और गेट लगा के यहाँ पे उनको मतलब मेंशन कर देंगे। तो ये सिंपल था हमारा सर्किट इसका बनाना। नेक्स्ट हम चलते हैं 8 to 3 इनकोडर की तरफ। तो 8 to 3 जो इनकोडर है हमारा, वो बनाने के लिए हमें 2⁻³ जो है वो हमने लिया हुआ है कि 2⁻n है हमारे पास। तो मीन्स 8 इनपुट लाइन्स हमें चाहिए होगी और 3 जो है वो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमारे पास 3 आउटपुट लाइन्स हमें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अगर वो आपको इस तरह मतलब दे देता है 8 इनपुट लाइन्स हैं, आपके पास 16 इनपुट लाइन्स हैं, तो कितनी आउटपुट्स होंगी, तो हम उसको 2 समथिंग में कन्वर्ट करके देख लेंगे। 2 मतलब कितने पे, 2 4 मतलब अगर है तो उसका आंसर क्या आ रहा है। 2 अगर 3 है तो उसका आंसर क्या आ रहा है, तो उसकी मदद से हम चेक कर लेंगे। 2 3 में हमें 8 बन रहा है, 2 4 हम करें तो वो 16 बन रहा है। तो अगर 16 वो आपको लाइन्स दे देता है इनपुट और आपसे कहता है कि आउटपुट हमें चाहिए, तो कितनी आउटपुट आएंगी, तो इसकी कितनी आउटपुट आएंगी यहाँ से हम देख लेंगे 4 आउटपुट आ रही हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख लेंगे कि कितनी आउटपुट आ रही हैं, 3 आउटपुट्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये आप सिंपली 2 क्योंकि हमारा जो बेसिक जो बेस है इस सारे सिस्टम की वो क्या है, 2 है। तो 2 के अकॉर्डिंग जो है वो हम चेक करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है कि इसका ब्लॉक डायग्राम सिंपल क्या है। ब्लॉक डायग्राम उसने हमें दी हुई है, हम 8 इनपुट्स हमने ली हुई हैं यहाँ पे और हमने 3 जो है वो आउटपुट ली हुई हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उनको नाम आप कोई भी दे सकते हैं, ये नाम हमने दे दिया उनको। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका ट्रुथ टेबल जो है वो कैसे बनेगा। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आप अगेन वही टेक्निक इस्तेमाल करें जो आपको कंफ्यूज ना करें। आप पहले आउटपुट वाली साइड डिज़ाइन कर लें, उसके बाद हम उस तरफ चलेंगे। देखें 2⁻0 सबसे पहले हम लेते होते हैं 2⁻0 इज इक्वल टू 1 होता है। 2⁻2 1 लेंगे और उसके बाद 2⁻2 लेंगे। ठीक है, और हर एक उस हिसाब से हम जो है ना वो चेंज करते जाएंगे। तो 2 जो है वो हमारे पास 0, उसका आंसर हमारे पास होता है 1। तो यहाँ पे हर एक 1 बिट के बाद चेंज आ रहा है। ठीक है, 2⁻1 का आंसर होता है 2, तो हर 2 बिट के बाद जो है वो यहाँ पे चेंज आ रहा है। ठीक है, 2⁻2 का जो आंसर होता है वो हमारे पास 4 होता है, तो यहाँ पे हर 4 बिट के बाद चेंज आ रहा है। रिगार्डलेस कि यहाँ पे क्या है उसको हम नहीं देखेंगे, हम यहाँ सिर्फ जो है वो अपना ये वाला पोर्शन डिज़ाइन कर लेंगे। अब इसमें देखें जब ये 0 होगा सारा, तो हमें रिज़ल्ट क्या मिल रहा होगा, आंसर 0। तो यहाँ मैंने पहले भी बताया कि D0 को देख के हम यहाँ पे 1 कर देंगे। ये सारा कोड बन रहा है 1 का, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम यहाँ पे 1 की जगह पे D1 कर देंगे, D1 की जगह पे 1 कर देंगे। और इसके बाद ये कोड 2 का है तो हमने 2 की जगह पे कर दिया। और अगेन ये कोड 3 का बन रहा है तो D3 इसको हमने एक्टिव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो D4 है, तो D4 के लिए ये 4 का कोड बन रहा है तो हमने D4 को एक्टिव कर दिया। 5 का कोड है तो D5 है और इसके बाद सारे जो हैं वो हमने उसी हिसाब से एक्टिव कर दिए। तो अगेन हमें जो है वो एक डायगोनल जो है वो मिल गया है, बाकी सारे हम 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये डायगोनल फॉर्म में हमें रिज़ल्ट जो है वो मिल गया। अब हम इसके एक्सप्रेशंस जनरेट करेंगे। तो एक्सप्रेशंस यहाँ पे हमें मतलब यही दिखाया है कि अगर हमने जो है वो मतलब हमारे पास D0 एक्टिव है तो हमें कोड क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, आउटपुट हमें 0 मिलेगी। इसी तरह नेक्स्ट में हमें दिखाया गया है कि अगर हमारे पास D1 एक्टिव होगा, हमने पहले बात की कि एक टाइम में सिर्फ एक इनपुट एक्टिव होगी और वो हमें कोड जो है वो आउटपुट देगी। तो एक हर यहाँ पे देखें फ़िलहाल एक ही एक्टिव है, तो अब हमें 1 का कोड मिल गया। नेक्स्ट जो है वो हम 5 को हमने यहाँ पे एक्टिव किया हुआ है तो हमें 5 का कोड मिल गया हुआ है। इसी तरह जो है वो हमने यहाँ पे
8 को जो है वो 7 को एक्टिव किया हुआ है, सॉरी, तो 7 को एक्टिव किया है तो हमारे पास जो है वो 7 का कोड आउटपुट में मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम फर्दर जो है ना वो निकाल सकते हैं कि कौन सा कोड एक्टिव है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा। तो यहाँ से अब हमने एक्सप्रेशन जनरेट करने हैं कि ये 0 क्या बनेगा, हमारी आउटपुट ये 1 क्या होगी और ये 2 क्या होगी, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो हम यहाँ से चेक करेंगे कि A0 जो है उसके लिए कौन कौन सी पोजीशंस के ऊपर वो एक्टिव है और उसके सामने कौन कौन से जो इनपुट्स हैं वो 1 थे, ठीक है। तो ये इन पोजीशंस के ऊपर एक्टिव है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसके सामने कौन सी इनपुट जो है वो मतलब 1 थी, तो इसके सामने इनपुट 1 है D1, तो हमने D1 को यहाँ पे कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास D3 है, तो D3 को हमने कंसीडर कर लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे D5 है, तो D5 हमने कंसीडर कर लिया। उसके बाद D जो है वो 7 है, तो D7। तो ये A0 के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो ये बन गया। नेक्स्ट A1 है, तो A1 के लिए हम देखेंगे किन किन पोजीशंस के ऊपर, तो ये पोजीशंस हैं जिनके ऊपर हमारा A1 जो है वो एक्टिव है, 1 है, 1 आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे सामने क्या है हमारे पास D2 और फिर D3 है, इसी तरह हमारे पास D5 6 है और D7 है। नेक्स्ट जो है वो हम एक्सप्रेशन जो है वो निकालेंगे, तो उसमें ये A2 जो है ये इस पोजीशन के ऊपर कंटिन्यूसली 1 है, तो इसके सामने वाले सारे डायगोनल में हम ले लेंगे, तो D4 D5 D6 और D7 जो है वो हमें आ रहे हैं। सिंपल वे है, मैंने बताया था कि और गेट लगाते होते हैं, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एंड गेट लगेगा है। तो मैंने बताया था कि और गेट क्यों लगता है, क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पे और इसके सारी इनपुट्स आउटपुट्स जो हैं वो मतलब प्लस हो रही हैं। तो इसमें D1 जो है हम जो A0 बनाएंगे, A0 के लिए D1 हम यहाँ पे इनपुट दे दी, D3 दे दी, D5 दे दी और D7 दे दी, हमारा सिंपल सा बन गया। अब इसके बाद जो है वो D2 है, D3 है, तो आप सिंपल जैसे मैंने पहले बताया था आप अलग-अलग भी बना सकते हैं। आप यहाँ से इस इनपुट को लेके आना चाहें, यहाँ से आप यहाँ से भी दे सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप उसके बाद जो है वो यहाँ से कोई मैच ये मैच कर रहा है, तो यहाँ से आप इसको ये वाली D6 वाली देना चाह रहे हैं, तो ये आप लिंक भी कर सकते हैं आपस में। या ये 7 यहाँ से आ रहा था, तो 7 यहाँ से भी आप दे सकते थे, तो कोई इशू वाली बात नहीं है पड़ी। लेकिन जो है आप अगर इसे सिंपल भी बना लेंगे, जैसे ये बना हुआ था सिंपल, तो वो भी बहुत मतलब ठीक है, उसमें वाज़ेह हो जाता है ज़रा, तो आप उसको सिंपल भी लेके चल सकते हैं। तो ये सिंपल सा वे था इसके सर्किट्स को डिज़ाइन करने का। अब हमारे पास नेक्स्ट है पड़ा कि हमने जो है वो इसकी एप्लीकेशंस देखनी थी क्या है। तो एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो ये इस्तेमाल होता है स्पीड सिंक्रोनाइजेशन जो होती है मोटर्स की, उनके लिए। उसके बाद जो है वो फ्लाइंग रोबोट्स जो हैं वारफील्ड के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। रोबोटिक व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। और हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारे पास, RF बेस्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम है, जिसमें हम सारे के सारे घर को ऑटोमाइज़ कर देते हैं, ऑटोमेटिक कर देते हैं कि हम मतलब रिमोट से दूर से बैठ के सारी चीज़ें ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशंस थी। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगा इस मतलब लेक्चर के अंदर, वो आप मुझे कमेंट के अंदर मेंशन कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन उनका आंसर मैं दे दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।